गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एसिड और बेस से रिलेटेड मैंने कवर किए थे। अब अपने केमिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट जो पीएच से रिलेटेड है वो डिस्कस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। थोड़ा आप लोग इसको ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल टॉपिक है लेकिन आप लोगों के दिमाग में अगर एक बार सेट हो जाए तो पीएच से पहले हमें जो है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट, थोड़ा हम इसकी बात करेंगे और इसके बाद फिर हम पीएच की तरफ मूव करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने लोअर क्लास में पीएच के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके माइंड में पहले से है और उसी के आगे वाले इन्फॉर्मेशन पर हम लोग जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये स्पेशली है क्या, या एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये नॉर्मल चीज़ें हैं क्या, स्पेशली हम लोग इस पॉइंट को देखें। जैसे देखिए अगर हमने H2O ले रखा है तो H2O आपको पता है कि H+ और OH- देगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि H2O बहुत कम H+ और OH- आयन देगा, मतलब इसका जो ब्रेक होने का रेशियो है आप आइडिया इससे लगा सकते हो कि 550 लाख H2O मॉलिक्यूल में केवल 1 H2O मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, बाकी अनडिसोसिएटेड पड़े रहते हैं। मतलब यूँ कहा जाए कि मैक्सिमम जो हमारा ये अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आएगा या आयनाइजेशन कांस्टेंट जो आएगा वो वैल्यू बहुत लोअर आएगी, मतलब रिएक्टेंट डोमिनेंट है। अब इसी पर अगर हम लोगों ने केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ अप्लाई कर दिए तो K = H+ × OH- अपॉन H2O। फिर वही बात मैं करना चाहूँगा कि H2O को मैं K के क्लोज ले गया और अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि 550 लाख H2O में से केवल 1 H2O ब्रेक होगा, बाकी H2O ब्रेक नहीं होगा। तो आप 550 लाख जो H2O है जिसमें से केवल सिंगल H2O ब्रेक हुआ है तो आप उस H2O को एज अ कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हो, यानी इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट है अपना H2O। इसलिए दो कांस्टेंट जो हमारे सामने, ये तो एक कांस्टेंट ये है और एक कांस्टेंट पहले से है, तो दोनों कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट है यही हमारा KW है, W फॉर वाटर और K फॉर आयनाइजेशन कांस्टेंट, और ये किसके इक्वल आएगा H+ × OH-। तो इसी जो KW को हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का नाम देते हैं। एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगा कि कभी भी H2O के लिए जितने अमाउंट में H+ बनेगा उसी अमाउंट में OH- भी डेवलप होगा। तो H+ एंड OH- का जो कंसंट्रेशन है ये इक्वल है और ये 298 केल्विन पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर आती है। तो आप आइडिया इससे भी लगा लीजिए कि कितनी ज़्यादा H+ या OH- आयन की वैल्यू सोल्यूशन में है। लगभग आप मान सकते हो काफ़ी कम है, लीस्ट है, यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब आगे देखा जाए KW = H+ × OH- आयन, तो H+ के प्लेस पर आपने 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर और OH वाले प्लेस पर भी सेम वैल्यू आपने रख दी। आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो KW की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ये 1 × 10⁻14 आएगी मोल स्क्वायर लीटर -2 एट 298 केल्विन। ध्यान रखना ये फिक्स वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये 298 केल्विन पर एक्सपेरिमेंटली ये रिजल्ट आता ही आता है। अब यहीं पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हमें वाटर का निकालना है तभी आपके सामने दिख रहा है कि इतने वाटर मॉलिक्यूल, यानी जैसे H2O मॉलिक्यूल अगर इस रेशियो में ब्रेक होगा तभी तो उसी सेम रेशियो में दोनों बनेंगे। तो इसलिए जो हमारे पास यहाँ पर तरीका दिया गया है, मतलब हम लोग जो बात करना चाह रहे हैं स्पेशली यहाँ पर, वो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर अगर निकालना है अल्फ़ा की वैल्यू तो आपको दिख रहा है कि 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर, मतलब 1 मोल वाटर में इतना मोल पर लीटर के अकॉर्डिंग ब्रेक हुआ है H2O। और हमने 1 मोल H2O में अगर हम सपोज़ करें यहीं पर एक डिस्कशन कर लें, 1 मोल H2O यानी 1 लीटर H2O का मास 1000 ग्राम, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 आती है, और अपान 18 कर दोगे तो अपान जब 18 यहाँ पर करोगे तो आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 55.55 आती है। मतलब 1 लीटर H2O में अगर H2O के नंबर ऑफ मोल आपको कहीं लिखना हो या जानना हो
तो आपको पता होना चाहिए कि 55.55, इसीलिए 55.55 मोल पर लीटर ये टोटल वैल्यू है जो हम लोगों ने लिया है। तो अब जब इसका न्यूमेरिकल, जब इसको आप डिवाइड कर लोगे तो 1.8 10⁻⁹ आएगी वैल्यू, और अप्रॉक्स हम इसको 2 × 10⁻⁹ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप इससे देख सकते हो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाटर का कितना पुअर है, कितना लोअर है। कहने का मतलब है कि जिससे कि हम यूँ कह सकते हैं कि इसको अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम ये मान लेते हैं कि वाटर का डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है, इतना वीकर इलेक्ट्रोलाइट अपना H2O है। तो उस केस में हम इसको एकदम से वीक इलेक्ट्रोलाइट मान के अनडिसोसिएटेड सिचुएशन में कंसिडर कर लेते हैं। तो आप थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि आगे इन्हीं की ज़रूरत हमें pH वाले केस में ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे देखा जाए, कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाएगा तो उसका डिसोसिएशन इंक्रीज़ होगा। वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर डिसोसिएशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस, वाटर का डिसोसिएशन जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा। इसीलिए वैल्यू जो KW की आएगी वो इंक्रीज़ होगी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, और डिक्रीज़ होगी टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से। इसलिए हम यूँ समझ सकते हैं कि जो अपना ये जो KW 1 × 10⁻14 मोल स्क्वायर लीटर -2 ये वैल्यू रिजल्ट आ रही बार बार, ये 298 केल्विन पर है। इसलिए आप लोग हमेशा इसका ध्यान रखना कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो ये वैल्यू और डाउन होगी, और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो ये वैल्यू और इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वाटर का डिसोसिएशन या किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होगा। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, और हमें लगता है आपको डाउट नहीं आना चाहिए, बहुत कॉमन चीज़ है। अब अगर KW = H+ × OH- है, कहीं अगर हमें OH- आयन कंसनट्रेशन निकालना है तो KW/H+ आयन कंसनट्रेशन से हम इसको काउंट कर सकते हैं, अगर हमें H+ की वैल्यू दी जाए तो। और अगर हमें OH+ की वैल्यू चाहिए और OH- की अवेलेबल है तो KW पहले से ही कांस्टेंट है, इसलिए KW/OH- आयन कंसनट्रेशन से हम H+ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन न्यूट्रल सोल्यूशन, अगर हमारा कोई सोल्यूशन न्यूट्रल है तो वहाँ पर H3O+ और OH+, ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ हमने H+ ले रखा है वो वैल्यू हमारी H3O+ भी हो सकती है। कैसे? जो यहाँ पर हमने सबसे ऊपर देखा जाए इस जगह पर H2O H+ OH- लिया है। कभी कभी आप ये देखना कि H2O + H2O गिव्स आउट H3O+ OH-, ऐसे भी आपको न्यूमेरिकल यानी ऐसे भी आपको इक्वेशन नज़र आएंगे। उसका केवल रीज़न ये है कि वाटर के अंदर H+ आयन फ्री नहीं रहता, ये H+ आयन जस्ट H2O से कंबाइंड होकर के H3O+ हाइड्रोनियम आयन देता है, इसलिए उन्होंने हाइड्रोनियम आयन रिप्रेजेंट किया है, कुछ अलग नहीं डिस्कशन है यहाँ पर। तो आप लोग थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो अगर कहीं पर किसी न्यूट्रल सोल्यूशन में H+ या H3O+ की वैल्यू OH- के इक्वल आएगी, कहने का मतलब ये दोनों रिजल्ट सेम आएंगे, तो उस केस में हमारा सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, चाहे इसका कंसंट्रेशन दोनों का कुछ भी हो, ये ध्यान रखना आप लोग। एसिडिक सोल्यूशन में क्या होगा कि H3O+ और OH- का जो कंसंट्रेशन होगा ये इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा होगा, और OH- का कम होगा, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है ये फिक्स है। KW की वैल्यू H+ × OH- का रिजल्ट है किसी सोल्यूशन के लिए, तो 1 × 10⁻14 ये रिज़ल्ट आना ही आना है। किसी भी सोल्यूशन में H+ की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होगी तो OH की डिक्रीज़ होगी, और अगर OH की इंक्रीज़ होगी तो H+ की डिक्रीज़ होगी। ये अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो वही देखा जाए इन एसिडिक सोल्यूशन अपने पास H3O या H+ की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो OH वाली डिक्रीज़ होगी, तो ये वैल्यू देखा जाए हाई है, ये लो है, क्योंकि दोनों का मिला करके जो मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट आएगा ये 1 × 10⁻14 आना ही आना है, ये फिक्स वैल्यू है। अगर हमारा बेसिक सोल्यूशन है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि H+ और H3O की कंसंट्रेशन डाउन होने लगेंगे और OH- का इंक्रीज़ होगा। कोई भी सोल्यूशन कितना एसिडिक है, जितना ज़्यादा H+ या H3O की कंसंट्रेशन की वैल्यू OH से ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता चला जाएगा। और कोई बेसिक कितना है ये डिसाइड कौन करेगा? OH- की वैल्यू कितना मैक्सिमाइज़ हो रही है H+ के रिस्पेक्ट में या H3O+ के रिस्पेक्ट में, उससे हम बेसिक की तरफ आएंगे। मतलब जैसे जैसे OH- आयन की वैल्यू इंक्रीज़ होगी हमारा सोल्यूशन एसिडिक से बेसिक में चेंज होता जाएगा, और अगर जैसे जैसे H+ की वैल्यू इंक्रीज़ होगी वो इसका एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होता जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है।
तो अगर हम इतनी सी बात समझ सकते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या ये जो आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का क्या रिलेशन है, क्या कॉन्सेप्ट है, KW की क्या वैल्यू है, तो आगे का pH पढ़ना हमारे लिए आसान होगा, इजी होगा। तो आप लोग थोड़ा इसका ध्यान रखना, बहुत इजी टॉपिक हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कशन में करना चलो, एक्सप्रेसिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसको हम लोग pH स्केल से डिनोट करते हैं। pH के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको पहले से भी है, स्पेशली आपने 10th क्लास में जो हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर था उसमें pH के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने को दी गई है। तो थोड़ा सा हम लोग उसी इन्फॉर्मेशन को माइंड में रखते हुए कॉन्सेप्ट को आगे इम्प्रूव करेंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखना। क्या दिखाया गया, फॉर एक्सप्रेसिंग द H3O+ और H+ आयन कंसंट्रेशन a logarithm scale was devised by P.L. Sorensen in 1909। सबसे पहले सोरेंसन का नाम इससे रिलेट होता आता है। दिस स्केल इज़ कॉल्ड pH स्केल। जैसे आप लोगों के पास लेंथ मेज़र करने के लिए एक छोटी सी स्केल होती है जिससे हम अलग अलग लेंथ के लाइन या कुछ डॉट जो भी बनाना होता है हम बना लेते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में P.L. सोरेंसन ने 1909 में एक स्केल का फॉर्मेशन किया है जिसमें इन्होंने H3O या H+ आयन कंसंट्रेशन के लॉगरिथम वाले पार्ट को कंसिडर किया है। लॉगरिथम मतलब लॉग, एक ये लॉग टेबल आप लोगों के बुक में या फिजिक्स में या कहीं पर भी हो सकता है, अवेलेबल होगा, जिससे हम लोग कह सकते हैं काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल रिजल्ट चेक करते हैं, देखते हैं। अब आगे देखो, द pH ऑफ अ सोल्यूशन में बी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम, ध्यान देना, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। अगर कभी pH की डेफिनेशन कोई पूछे तो व्हाट इज़ pH, तो आपको ये डेफिनेशन देनी है और ये डेफिनेशन अपने को आनी चाहिए कि द pH ऑफ अ सोल्यूशन में बी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो उसके लिए हम देखा जाए pH वर्ड यूज़ करते हैं। तो pH, इसी डेफिनेशन को देखा जाए अगर हम इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो अब pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन, और वही सेम केस H+ आयन वाटर में एग्जिस्ट करता नहीं, H2O से मिल करके H3O+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही सेम रिजल्ट यहाँ पर भी देखो हमारे सामने आ जाएगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन। ध्यान देना यहाँ पर बेस है, बेस 10 है और यहाँ पर भी बेस 10 है। बार बार हम लोग बेस 10 यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो आपको कर सकते हो आप। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H3O+ कंसंट्रेशन, और अगर हमें H+ आयन कंसंट्रेशन निकालनी हो तो इक्वल टू 1 × 10⁻⁻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 ⁻
अब हमारा इसी के बेसिस पर सोरेनसन के स्केल का डिस्कशन है और थोड़ा सा इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखना समझना। इसके आगे देखा जाए, हमारा जो अगला डिस्कशन स्पेशली आप लोगों के सामने आ रहा है, ये सोरेनसन का स्केल है। तो सोरेनसन के स्केल में इन्होंने स्पेशली H3O+ या H+ को बेस माना है। मैंने इसी की पैरेलल OH- को भी इस लाइन पर लिया है। पर्पस केवल ये है क्योंकि H3O और OH- दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 × 10⁻14 रिज़ल्ट आएगा KW के अकॉर्डिंग। KW का जो रिज़ल्ट है, इसीलिए दोनों में रिलेशन आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए इस स्केल को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सा आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन का 10⁻0 है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आ सकती, इससे भी ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल है। यानी H3O या H+ आयन कंसंट्रेशन सोल्यूशन में यानी 10⁻, कह सकते 0 से भी ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं, ये वैल्यू आ सकती है, इसका ध्यान रखना। लेकिन जो सोरेनसन स्केल ली गई है, चूँकि ये KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बेसिस पर है, जहाँ पर H+ और OH- दोनों का मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट 10⁻14 आएगा, उसके बेसिस पर हमने इस स्केल को ड्रॉ किया है। तो H3O 10⁻0 होगी तो ये वैल्यू सबसे लोअर आएगा 10⁻14। ध्यान देना, अगर ये 10⁻1 आ जाएगी तो थोड़ा सा देखा जाएगा 10 टाइम्स वैल्यू डाउन हुई है, तो ये 10 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी।
-14 के बजाय -13 हो जाएगी। ऐसे आप देखो अगर स्केल को आगे इंक्रीज़ करते जाओगे, बढ़ाते जाओ, तो यहाँ पर देखो H3O को डिक्रीज़ करते जाओ, 10⁻⁵ रिजल्ट 10⁻⁹, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट 10⁻14 आना ही आना है। अब ये 10⁻7 ये भी 10⁻7, दोनों वैल्यू देखो सेम आ गई, तो ये कंडीशन न्यूट्रल है। और इस साइड में H3O की कंसंट्रेशन हाई है और OH की कम है, इसलिए इधर एसिडिक नेचर आएगा। इसके इधर आइए, अब H+ या H3O की वैल्यू देखो 10⁻7 से भी कम होती चली जाएगी और OH की उसी रेशियो में इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो 10⁻11 तो 10⁻3, ये देखो रिजल्ट आया। और लास्ट में सबसे लोअर वैल्यू H3O+ की H + 10⁻14, जैसे यहाँ पर ये था मिनिमम, वैसे 10⁻0 इसकी वैल्यू मैक्सिमम। ये जो स्केल पूरी बनी है ये KW यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बेसिस पर बनी है, इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि ये 10⁻0 से 10⁻14 तक इनको इन्होंने इसको चेंज किया, बनाया है। अब जैसे देखा जाए यहाँ पर बीच में मैंने लाइन बना रखी है, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो H3O+ कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होता जा रहा है और OH- कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता जा रहा है, आप लोग इसका ध्यान रखना। और जो pH है ये -log H3O कंसंट्रेशन है, तो अगर 10⁻0 अगर कंसंट्रेशन है तो pH 0 आएगा, 10⁻−1 है तो pH 1 आएगा, 10⁻−5 है तो pH 5 आएगा, 10⁻7 है तो pH 7 आएगा, 10⁻11 है तो pH 11 आएगा और 10⁻12 अगर कंसंट्रेशन है तो pH 14 आएगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये अपने को आना चाहिए। तो उसी बेसिस पर pH -log H3O+ कंसंट्रेशन, जैसा कि आपने डेफिनेशन से इसको ले रखा है, तो वैसा ही देखा जाए हम लोग POH को भी ले सकते हैं। POH -log OH- आयन कंसंट्रेशन को यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे। POH -log OH- आयन कंसंट्रेशन को हम लोग कंसिडर करेंगे। अब अभी हम लोगों ने एक रिजल्ट जो देखा था KW H3O+ इंटू OH- आयन कंसंट्रेशन था और रिजल्ट 10⁻14 आ रहा था 298 केल्विन पर। तो उसी बेसिस पर अगर इसका देखा जाए लॉग ले लिया जाए सबका, तो लॉग KW, इसका लॉग ले लोगे तो लॉग H3O+ कंसंट्रेशन, लॉग A इंटू B अगर होता है तो लॉग A + log B बन जाता है, तो प्लस लॉग OH- आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू, अगर यहाँ पर देखा जाए इस वाले केस में log 10⁻14 ले लेंगे तो log 10 की वैल्यू 1 आती है, तो ये -14 आ जाएगा। अब सब ये तो हम लोगों ने log ले लिया, अब सबका देखा जाए -log कंसिडर कर लिए, तो -log KW इक्वल टू -log H3O+ -log OH- आयन, ये -14। अब सबका ब्रैकेट ओपन कर दो और सबको एक तरह से इसको आगे वाले पुराने वाले डाटा से कंपेयर कर दो, तो ये देखा जाए -log KW PKW बन जाएगा, -log H3O+, तो ये pH देखो हमारा बन जाएगा, -log OH- तो POH बन जाएगा और +14 आ जाएगा। तो अगर किसी सोल्यूशन में अगर हमें मान लो OH- का कंसंट्रेशन गिवन है, तो इससे हम पहले POH निकाल दें और POH निकालने के बाद फिर उसको 14 में से माइनस करके pH काउंट कर लेंगे। तो ये भी तरीका हमारे पास एक हो सकता है, क्योंकि जो pH और POH मिला करके ये वैल्यू हमारा 14 आनी है किसी भी सोल्यूशन में, आप हमेशा इसको ध्यान में रखना। अब आप लोग छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स और ये सब अपना कर सकते हो, फार्मूला प्रॉपर यूज़ करना, लॉग टेबल का हेल्प आप ज़रूर लेना। और लॉग टेबल कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, पेपर कैसे मतलब हम लॉग टेबल को चेक करते हैं, एक रूल्स क्या हैं लॉगरिथम की, ये देखा जाए लॉग की नीड फिज़िक्स में भी खूब आती है। हो सकता है आपको फिज़िक्स में थोड़ा बहुत आइडिया दिया गया हो, नहीं तो मार्केट में एक छोटी सी लॉग टेबल की बुक आती है, आप लोग उस बुक को परचेज करना और उसमें कुछ रूल्स और ये सब चीज़ें दी गई हैं। साथ में देखा जाए अपने 12th क्लास की जो बुक है केमिस्ट्री की फर्स्ट पार्ट, उसमें भी पीछे लॉग कैसे हम लोग चेक करते हैं लॉग टेबल को, उसको भी दिया गया है, तो आप लोग उसका यूज़ करना ध्यान से। फिर भी अगर लॉग में कोई डाउट आएगी तो आप हमें एक बार या तो व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज करना या तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना,
तो इससे क्या होगा कि मैं एक अलग से लॉग के लिए कुछ आप लोगों के लिए कि लॉग चेक कैसे करेंगे मैं आपको फिर बताऊंगा। एक छोटा सा पॉइंट और मैं लेना चाहूँगा। इस साल इन्होंने ये पॉइंट तो हटा दिया है, लेकिन अपने लिए बड़े काम का पॉइंट है। इस साल इन्होंने डिलीट किया है इस पोर्शन को, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि हाइड्रोलिसिस में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच वाटर रिएक्ट विथ सॉल्ट टू फॉर्म एन एसिड एंड अ बेस। अब जैसे देखा जाए, जब एसिड और बेस मिलते हैं, आपको पता है, तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं, और प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। मतलब अपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आर नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, क्योंकि वहाँ पर एसिड और बेस आपस में मिल करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है। और प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन है। हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी डिस्कस किया है, और उस पर हमने काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं केवल इतना समझाना चाह रहा हूँ कि सॉल्ट अपने 4 टाइप के होंगे, 4 टाइप के। जैसे देखिए NaOH और HCl। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों को मिलाया जाएगा तो जो सॉल्ट बनेगा, ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक चीज़ मैं समझा दूँ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ सॉल्ट है NaCl। आपको मैं इतना सा ज़रूर समझाना चाहूँगा कि NaCl को अगर वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाए तो NaCl वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद न्यूट्रल सोल्यूशन देगा। क्योंकि न्यूट्रल सोल्यूशन इसलिए देगा क्योंकि सोल्यूशन में ना तो H+ आयन इंक्रीज़ होगा इसके डिज़ोल्व होने से, ना तो OH- आयन का रेशियो चेंज होगा। इसलिए दोनों वैल्यू, वाटर वाली वैल्यू बनी रहेंगी, इसलिए न्यूट्रल सोल्यूशन देगा। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट हैं, सब वाटर में डिज़ोल्व करने पर न्यूट्रल सोल्यूशन बनाएंगे। और आपको पता है न्यूट्रल सोल्यूशन मतलब pH क्या आएगा, 7 आएगा। अब देखो, मैंने बेस को तो स्ट्रॉन्ग ही रहने दिया, लेकिन हमने एसिड को वीक कर लिया। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, जिसमें सोडियम एसिटेट जो सॉल्ट बना है, ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का है। अब अगर ऐसे सोल्यूशन को वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो सोल्यूशन में, वाटर में OH- आयन का कंसंट्रेशन H+ के रिस्पेक्ट में इंक्रीज़ होगा, और हमारा सोल्यूशन बेसिक नेचर ऑप्ट करेगा। मतलब इनका एक्वस सोल्यूशन सोडियम एसिटेट का बेसिक होगा, और यूँ समझ सकते हो pH मोर देन 7 आएगा। तो कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इस साल इन्होंने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हटा रखा है, लेकिन कहीं कहीं हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। NH4OH + HCl। अब आपने बेस को वीक लगा लिया, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पर NH4Cl जो सॉल्ट बनेगा, और H2O, द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस। अब ऐसे सॉल्ट को जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बने हैं, अगर इनको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाए तो इस केस में क्या होगा कि इस जो वाटर का सोल्यूशन जो बनेगा वो एसिडिक होगा, और pH जो आएगा लेस देन 7 आएगा, यानी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा। और अगर दोनों को वीक कर दिया जाए, वीक बेस वीक एसिड, इस केस में जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा, ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ वीक बेस बनेगा। और ये जो सॉल्ट हमारे सामने बन रहा है, इसको अगर वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा ना तो H+ आयन के कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस आएगा, ना तो OH- के कंसंट्रेशन में चेंजेस आएगा। तो इसका जो एक्वस सोल्यूशन है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, या स्लाइटली एसिडिक भी हो सकता है, या स्लाइटली बेसिक भी हो सकता है। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। इस वीडियो में आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक के कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर करना। pH के कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि pH से न्यूमेरिकल ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और अगर लॉग की अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप लॉग के बारे में भी हमें ज़रूर बताना। थैंक यू।